नमस्कार दोस्तों। आज मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो वर्तमान में इन दोनों के बीच में जो संबंध है और इसको लेकर जो न्यायपालिका का दृष्टिकोण है उसको आज हम समझेंगे। इससे पहले हमने मूल अधिकार पढ़ा और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को भी कंप्लीट किया है और उसमें दोनों में जो अंतर है उसको भी समझा है। और अब इसको लेकर जो विवाद है और जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को लेकर जो वर्चस्व है उसको आज समझेंगे कि न्यायपालिका क्या मानती है और सरकार सरकार और न्यायपालिका में जो चीजें वर्चस्व चले इसको लेकर उसको आज समझेंगे। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो वर्तमान संबंध है और न्यायपालिका दृष्टिकोण है उसको समझेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट, देखिए यहाँ पे एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, समय और परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होता गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो नागरिकों को दिया गया है, उनके अधिकार है और राज्य को उस पर रोका गया है वो कार्य करने के लिए जो उनके अधिकारों को हनन करता है। जबकि डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व वो राज्यों को दिया गया है, एक दायित्व दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो राज्य सरकारें हमेशा ये प्रयास करती हैं कि हमारे अंदर अधिक शक्तियाँ हों और फंडामेंटल राइट क्या करता है कि सरकारों को उनको शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। जब किसी के नागरिक के अधिकारों की बात आती है तो हमेशा सरकारें चाहती हैं कि हमारी जो शक्तियाँ हों, फंड जो नीति निर्देशक तत्वों की शक्तियाँ हों ये हमेशा प्रबल हों और मूल अधिकारों की जो शक्तियाँ दिया गया है वो न्यायपालिका को जिम्मेदारी दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करेंगे, नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे। और यही कारण है कि सरकार और न्यायपालिका में क्या हुआ, कई वाद, कई केस खड़े हुए, कई विवाद हुए और उसमें निर्णय आया। उसको समझना जरूरी है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा यानी कि मौलिक अधिकार, लेकिन इसमें जो विवाद खड़े हुए और लास्ट में डिसीजन क्या निकला, मोरल क्या निकला, वो चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा असुविधा होगी। तो वर्तमान परिस्थितियां आप समझ लेते हैं कि वर्तमान में क्या मौजूद है। ठीक, तो फंडामेंटल और डीपीएसपी में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। पहला केस इससे जुड़ा हुआ आया सर्वप्रथम 1951 में। 1951 में पहला केस आया। अभी देखिए भारत आज़ाद हुआ, 50 में सब कुछ नियम कायदा लागू हुआ और इसमें जो कमियां थी उसको लेकर 1951 मात्र एक साल के बाद ये विवाद आ गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। क्या? चंपाकम, उसका नाम जो जिसने किया था चंपाकम दोराईराजन, चंपाकम दोराईराजन वर्सेज मद्रास राज्यवाद। इसका नाम को लेकर मैं स्पष्ट करा दूं, जो भी वाद करता है, जो भी केस करता है उसके नाम से, और राज्य सरकार अगर स्टेट के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ करता है तो उसका नाम आ जाता है बनाम, या भारत सरकार के खिलाफ करता है तो भारत संघ का नाम आ जाता है और उन्हीं दोनों लोगों के नाम के आधार पर उस केस को चला जाता है। तो ये चंपाकम दोराईराजन ये कोई थे, इनका नाम है, और वर्सेज यानी बनाम मद्रास राज्य, इन्होंने मद्रास राज्य के खिलाफ वाद इन्होंने किया था तो उनके इस नाम की वजह से ये केस जाना जाता है। तो ये केस आया 1951 में। इसमें क्या किया, जो न्यायपालिका थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने क्या कहा, वरीयता दिया संघर्ष। इसमें क्या कहा, वरीयता, इसमें संघर्ष में इस जो डीपीएसपी यानी फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो संघर्ष था उसमें फंडामेंटल राइट को क्या किया, वरीयता दिया कि फंडामेंटल राइट सर्वोच्च है, उसके बाद डीपीएसपी आता है। ये चीजें इसमें कहा गया यानी कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, जो ये व्यक्ति गए थे लड़ने, इनकी विजय हुई और सरकार इसमें क्या गई, हार गई। समय बदला, वक्त बदला, फिर एक केस आया 1967 में। 1967 में बहुत ही फेमस केस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद। इसमें कहा गया, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों को वरीयता दी। उन्होंने कहा भाई देखिए हमारे संविधान में जो मूल
अधिकार है उसी को अब वरीयता है। देखिए समस्या क्या आ रही थी, होता क्या है कि कई चीजें हैं, जब डीपीएसपी नीति निषेध तत्वों की बात करते हैं जो उसमें प्रावधान किए गए हैं और जो मूल अधिकारों में प्रावधान किए गए हैं, कई बार एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में जब आप नियम कायदा बनाना शुरू करेंगे तो कई बार ये नियम मूल अधिकारों के, किसी के व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने लगते हैं। यही कारण है कि दोनों में विवाद हुआ। इसको कानूनी अधिकार है, आप कानून में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ये राज्य के दायित्व के ऊपर है, वो चाहे लागू करे चाहे न लागू करे। तो इसको लेकर ये विवाद हमेशा खड़ा रहता था और सरकार कहती थी नहीं, हम डीपीएसपी में कुछ भी कर सकते थे, और न्यायपालिका कहती थी नहीं, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, इसलिए फंडामेंटल राइट को हम वरीयता देंगे। तो ये संघर्ष इसीलिए ये चलता रहा। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद में इसमें क्या गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी क्या किया, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की। कहा कि मूल अधिकार ही सर्वोच्च है, और उसमें फंडामेंटल राइट में इसमें स्पष्ट इस बार कह दिया, उसमें तो साथ में कहा था कि हाँ मूल अधिकार ही वरीयता है, सर्वोच्च है, लेकिन इसमें बहुत ही विस्तार से निर्णय दिया। उसमें कहा कि देखिए भैया, मूल अधिकार जो है वो सर्वोच्च है, डीपीएसपी पे उसकी वरीयता है, और आप मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी लागू करने के लिए, यानी कि नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए आप मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर सरकार ये भी केस ये दोनों होने के बाद सरकार को समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब करना क्या पड़ेगा। सारी समस्याएं सरकार को समझ में आई, कहाँ आ रही है, संविधान से। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि संविधान में ही अगर संशोधन कर दिया जाए, सरकार ने सोचा अगर संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए और ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि डीपीएसपी यानी कि सरकार की शक्तियां ज्यादा है डीपीएसपी पे, कोई भी कानून बना सकता है, मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं, वरीयता से डाउन कर सकते हैं, डीपीएसपी को वरीयता दे दिया जाए। तो ऐसा सरकार के दिमाग में ख्याल आया, उसने क्या किया, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया। ये यहाँ मतलब संविधान शॉर्ट में लिखे हैं, संशोधन ये अधिनियम 1971 संविधान में संशोधन किए। क्या हुआ, 25वां संविधान संशोधन होगा 1971 में। उसमें सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 31 जो फंडामेंटल राइट का है, 31 में ही उसने क्या किया, सी जोड़ा, इंग्लिश में कहें तो सी, हिंदी में कहें तो ग, अनुच्छेद ग जोड़ा, 31 ग या 31 सी जोड़ा। और उसमें प्रावधान क्या किया गया, उसमें कहा सरकार ने कि 39, अब डीपीएसपी में चला गया कि 39 में जो उपखंड है बी और सी का, अनुच्छेद 39 में यानी कि नीति निषेध तत्वों का जो प्रावधान किया गया है 39, उसका बी और सी जो उपखंड है उसको यफआर यानी कि फंडामेंटल राइट मूल अधिकार पर वरीयता दिया गया। यानी कि सरकार ने ये माना कि चलो ठीक है, मानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है मूल अधिकार है, डीपीएसपी पे वरीयता है, मूल अधिकार सर्वोच्च है, लेकिन बस 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन करके सरकार बस इतना शक्ति मांगी संविधान के द्वारा हासिल करना चाहिए कि भाई देखिए 39 सिर्फ आर्टिकल 39 के बी और सी में जो प्रावधान है उसको लेकर हमको शक्ति चाहिए, और उसमें अगर हम कोई नियम कानून बनाएंगे इसको लेकर, इसको लागू करने के लिए 39 बी और सी को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई नियम कानून बनाती है, निर्धारित कर दिया, अगर इन्हें लागू करने के लिए कोई भी अगर राज्य कोई विधि बनाती है, कोई नियम कानून बनाती है, तो भले से अनुच्छेद 14 समता का अधिकार का हनन हो, भले से आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो, फिर भी उल्लंघन हो तो होता रहे, लेकिन इसको जो हम विधि बनाएंगे इसको अतिक्रमण समझ के, अतिक्रमण के आधार पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि मोटी मोटा ये इन्होंने कहा कि 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया और 31 अनुच्छेद 31 किसमें है, मूल अधिकार में, 31 सी जोड़ा, 31 ग जोड़ा
और उसमें ये प्रावधान किया गया कि भैया 39B और C के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उससे संबंधित उसको लागू कराने के लिए अगर हम कोई भी नियम कानून लाते हैं तो चाहे भले मूल अधिकारों का हनन होता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, भले अधिकार का हनन होता है तो होने देते हैं। क्यों? ये जरूरी है हमारे लिए। ये सरकार का पक्ष था संशोधन के तहत इन्होंने ये कहा। ठीक, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि न्यायपालिका को ये हक है, ये अधिकार है, ये शक्ति है कि अगर कोई संसद, अगर सरकार संसद के माध्यम से कोई भी ऐसा कानून लाती है जो संविधान का अतिक्रमण करती है, हनन करती है, कुछ उसके मूल ढांचे का अतिक्रमण करती है, कुछ गलत होता है तो उसको निरस्त कर सकती है कानून। तो इन्होंने इसलिए इस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ दिया कि आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, ये चीज प्रावधान किया। फिर उन्होंने क्या किया, अब ये चीज हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ, किसमें? 1976 में। ये हुआ था 71 और फिर 5 साल बाद 76 में फिर किया गया 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया, इसी को और विस्तार दिया गया। इसमें कहा गया कि जो 31C है, जिसमें पहले ही हमने क्या किया, 39C और B और C में अधिकार प्राप्त कर लिया है, अब इन्होंने कहा कि जो 31C है इसका विस्तार कर दिया। इसने कहा कि अब सिर्फ 39B और C नहीं, पूरे मूल अधिकार पे DPSP का जितना है 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जितने अनुच्छेद हैं, सिर्फ 39B C नहीं, 36 से लेके 51 तक पूरे नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल हैं। टोटल अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए हम कोई भी नियम कानून लाएं, ये सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों पे वरीयता होगा, वो सर्वोच्च होगा। हम DPSP का कोई भी प्रावधान लागू करवाने के लिए कोई भी विधि बना सकते हैं। यानी कि एक तरह से DPSP को फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। ठीक, ये चीजें किया गया। फिर यही आ गया सबसे बड़ी समस्या। अब क्या हुआ, इसको लेकर समस्या आनी ही थी, क्योंकि आप ये कानून लाकर सीधे ही क्या करिए, मूल अधिकारों के खिलाफ ले आती है निश्चित तौर पे। तो हुआ 1980 में एक केस आया इसी को लेकर। 1980 में केस आया, बहुत ही फेमस, मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघवाद। मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघवाद। इसमें स्पष्ट रूप से जो 42वां संविधान संशोधन, ये शॉर्ट में लिखेंगे, इसका मतलब संविधान संशोधन जो 31 का विस्तार किया गया था इसमें, और कहा गया था कि DPSP का कोई भी नियम लागू कराने के लिए कैसा भी नियम हम लाएं उसमें क्या कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। उसको क्या किया गया, कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को, इस कानून को मूल ढांचा का सिद्धांत के तहत अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित मतलब क्या, कोर्ट ने कहा कि देखिए आपने जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो नियम बनाए हैं कि आप DPSP का कोई भी नियम आर्टिकल उसको लागू कराने के लिए आप किसी भी तरह का कानून बना सकते हैं, वो गलत है, हमारे संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए 42वां संविधान संशोधन में किए गए प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अब और इसमें निर्णय दिया क्या कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं, सहयोगी हैं। और इसमें दो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक संतुलन, दूसरा समन्वय। इसको मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर लिया। अब मूल ढांचे में शामिल करने से क्या मतलब अब इसमें सरकार भी संशोधन नहीं कर सकती। संतुलन और समन्वय, सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा मुद्दा, अगर हम कोई भी ऐसा विषय अगर हम मूल ढांचे में शामिल करेंगे तो उसको संविधान भी क्या करेगा, उसको संसद भी उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो संतुलन और समन्वय, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मूल ढांचे में शामिल। और एक बात और कहा कि जो मूल अधिकार है वो एक साधन है, और जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, ये एक लक्ष्य है। यानी कि मूल अधिकार वो साधन है जिसको, और DPSP वो लक्ष्य है जो
मूल अधिकारों के तहत ही पाई जा सकती है। यानी कि मूल अधिकार साधन है, उस साधन के द्वारा डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में किए गए प्रावधान को हम प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहिए। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों एक दूसरे की क्या है, जरूरत है। यानी कि मूल अधिकार वो साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको एक दूसरे को विरोधी न माना जाए। तो यहाँ पे ये चीजें ये जो विवाद हो गया समाप्त। और वर्तमान में जो ये 25वां संविधान संशोधन किया गया था, जो सरकार ने, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार का जो वरीयता रहेगा, मूल अधिकार सर्वोच्च रहेगा डीपीएसपी पे। बस एक चीज जो सरकार ने संशोधन किया वो अभी तक लागू है। यानी कि सरकार अगर चाहे आज के वर्तमान समय में कि तो 39 में जो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39 में जो बी और सी उपखंड है, सब क्लॉज है, उसमें जो किए गए प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए क्या कर सकती है, वो कोई भी नियम और कानून ला सकती है। और अगर वो अगर किसी आर्टिकल मतलब मूल अधिकार का हनन भी होता है तो आप सरकार क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं, अतिक्रमण के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। तो ऐसा क्या कारण था कि इस पे ये चीजें जो वरीयता दी गई इस आर्टिकल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब जरूरी था ये चीजें जो वरीयता दी गई इसका उल्लंघन होने के बाद भी, तो उसमें यही था कि इसमें प्रावधान यही था बी और सी में, जाने की आखिर क्यों इतना महत्ता इसको दिया जा रहा है। इसमें प्रावधान यही था कि बी में जो था, इसमें कहा गया कि देश की जो भौतिक संसाधन है उसमें क्या हो, कुछ लोगों का वर्चस्व ना हो, कुछ लोगों का स्वामित्व न हो, नियंत्रण, उनके जो भौतिक संसाधन है, जो साधन है, उसके स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसा व्यवस्था राज्य करे कि सार्वजनिक अधिक से अधिक हित हो सके। ठीक है, कुछ लोगों का वर्चस्व न हो। और सी में ये कहा गया था कि देखिए जो धन कमाने के साधन है, धन अर्जन करने के साधन है और उत्पादन की जो सुविधाएं हैं वो कुछ लोगों तक न मिलके सबको, राज्य की ऐसी व्यवस्था नियम बनाए कि सबको मिल सके। तो ये चीजें तो निश्चित तौर पे किसी भी राज्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए ये एक आदर्श चीजें हैं। तो वो किसी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। तो फिलहाल वर्तमान में मूल अधिकार हैं वो डीपीएसपी पे, अक्सर ये प्रश्न उठता है, अक्सर ये क्वेश्चन बन ही जाता है कि डीपीएसपी यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च है मूल अधिकार। लेकिन इसमें जो संविधान संशोधन 25वां है ये अब भी एक्टिव है। अपवाद स्वरूप आर्टिकल 39 का बी और सी को छोड़कर बाकी सब पे क्या है, मूल अधिकार हावी है, सर्वोच्च माना जाता है। तो ये चीजें जो उससे विवाद है, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो विवाद थे और वर्तमान परिस्थितियां थी उसको क्लियर किया गया। वीडियो काफी हो जाएगा लंबा, इसलिए अगली वीडियो में मूल कर्तव्य को बेसिक से शुरू करेंगे। अब ये चीजें मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गए, अब शुरू करेंगे मूल कर्तव्य और उसका पूरा विस्तार देखेंगे, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, और वो जो मूल संविधान में था कि बाद में लाया गया, उसकी समितियां कौन थी, किसने रिकमेंड किया उसको, वो सारी चीजें अगली वीडियो में देखेंगे।